हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए काफी कठिन क्वेश्चन लगेगा। पहला ही क्वेश्चन आपको कठिन है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपकी कठिन नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नैसर्गिक अधिकार। क्या हो जाएगा, नैसर्गिक अधिकार। आपने एक नाम सुना होगा, बोस्टन चाय पार्टी, नाम सुना है कि तत्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है, जो कि आपके 1783 में पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त भी हुआ था और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। कब, तो आपके 1786 में। याद रखिए 1786 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अब आप ये कमेंट करिए जल्दी से कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं। अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, ये बता दीजिए। अगर इतना आपको आता है तो समझो कि ये पॉइंट आपका क्लियर है। याद रखिए 4 जुलाई। ठीक है, याद रखिए 4 जुलाई, 4 जुलाई आपके 4 जुलाई 1786 को इसको पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए आपको याद रखना है 4 जुलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। चलिए, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये इल्तुतमिश है। याद रखिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी जो थी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, इसकी राजधानी आपकी दिल्ली थी, क्योंकि इसने क्या किया था, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। जो आपका जो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहां ले गए थे, लाहौर। लेकिन यहां पर इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से वापस दिल्ली लेकर आ गए थे। ठीक है, चलिए चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्के किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गुम्बदों का पिता किसे कहते हैं भारत में, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु इनमें से आपके कौन थे। इसका जवाब देना है आपका 3 का ऑप्शन क्या रहेगा। ये थे आपके कौन, पदम संभव। इसका ऑप्शन बनेगा डी, पदम संभव थे जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। अर्थात बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव के हिसाब से उनको समर्थन दिया गया और इसका जो सम्मेलन रखा गया वो कहां पर रखा गया था। इसका जवाब देना है आपका। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, वर्धा में। कहां पर हुआ था भाई, तो याद रखिए वर्धा में हुआ था। वर्धा में सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला यहाँ पर एक साधन है। डायनेमो को हमने कई बार आपको पढ़ाया है ना। डायनेमो तो हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि डायनेमो जो आपका है ये कैसी ऊर्जा का रूपांतरण करता है। टाइप की अगर हम बात करते हैं 5 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए डायनेमो की अगर बात करते हैं तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनेमो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है। चलिए ये भाई जो जानकारी है कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बसाया, ये कौन सा स्रोत है, किसके माध्यम से ये स्रोत आपका मिलता है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। अर्थात गार्गी संहिता से, वायु पुराण से, ठीक है, और परिष्कृत पर्वन से भी। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, यहां पर आंसर लॉक करना है। तो चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि जो आपके चीनी यात्री थे यहाँ पर मेगस्थनी, ये चीनी यात्री नहीं थे, यहाँ पर मेगस्थनी जो आपके थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर आपका द्वितीय है, कंफ्यूज मत होइएगा। मेगस्थनी जो आपके आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। फायान जो आया था वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और जो हर्षवर्धन आया वो आपके ह्वेनसांग आया वो आपके हर्षवर्धन के समय। मतलब इनमें से जो सभी ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जामों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है।
चलिए, तो देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर चैतन्य महाप्रभु, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो आपके चैतन्य है। उनके दर्शन सिद्धांत को आपका एक शब्द बोला जाता है कि इनका जो दर्शन सिद्धांत है वो था अचिंत भेदा भाव। क्या था? अचिंत भेदभाव के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाए आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कान का कथन सही है? इसमें से हो जाएगा कौन सा कथन सही है? इनमें से यहां पर आपको लगा लीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए यहां पर दिया है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दालमीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ये पॉइंट आपका देखो सही दिया गया है ना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी को चीन में स्थापित किया था, मतलब ये भी आपका पॉइंट सही दिया गया है ना। कब किया था? तो 1503 में किया था, 1503 में किया था। मतलब दोनों ही पॉइंट जो आपके हैं वो क्या है? सही है। तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आपके दिए भी गए हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? आपके सही दिए गए हैं। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? सभी क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, एक बार नहीं हजारों बार पूछे गए हैं, याद रखिए क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका 33 वाला था, जो चार्टर अधिनियम आया था 1833, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इनमें से कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे भाई? पहले जो आपके बने थे वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके थे ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके इसी एक्ट के तहत आपके बने थे। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? हैदराबाद राज्य की जो स्थापना किया वो किसने किया था? यहाँ पर आंसर देना है। चलिए, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपका दिया गया है चिनकिलीच खां, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर आपने पढ़ा भी होगा, अगर हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जानते होंगे। हैदराबाद राज्य की जो स्थापना किया था वो किया था आपका चिनकिलीच खां, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पर जो आपका दिया शहादत खां, इसने क्या किया था? इसने अवध, अर्थात ये अवध का स्थापना किया था, अवध की स्थापना किया आपके शहादत खां ने किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, और इसके बाद दिखे जाए यहाँ पर जो दिए सादतुल्ला खां, सादतुल्ला खां जो किया था आपके कर्नाटक राज्य की, किसकी? तो आपके कर्नाटक राज्य की जो स्थापना किया था वो किया था आपके किसने? तो आपके सादतुल्ला खां ने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुर्शिद कुली खां तो आप लोग जानते ही जानते होंगे मुर्शिद कुली खां को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बंगाल थे, ठीक है, मुर्शिद कुली जो आपके थे ये बंगाल के थे, बंगाल के। तो आपके चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मंगलौर की जो संधि हुई वो आपकी कब थी? मंगलौर की जो संधि हुई थी वो आपकी कब हुई थी? यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि आपने पढ़ा होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिए, मंगलौर की जो संधि हुई थी वो द्वितीय जो आपकी हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 84, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1784 में हुआ था। यहाँ पर मंगलौर की द्वितीय संधि, अर्थात ये कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय है वो 1784 था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, देखिए स्थायी बंदोबस्त है क्या? देखिए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया। देख सकते हैं कि जब लोग भी ये जो आपका पहला पॉइंट है सही दिया है कि जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो देखिए इसके दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। दोनों ही पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन, देखिए कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसमें पूछा है अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके दो अधिवेशन हुए थे, एक लाहौर अधिवेशन और एक हुआ था आपका कौन सा? यहाँ पर कराची अधिवेशन। यहाँ पर तो इनमें से बताना है कि जो आपके कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। चलिए 14 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सरदार पटेल। चलिए ऑप्शन सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने किया था। और इस आपके अध्यक्षता अर्थात इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है कि इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। याद रखिए, मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के जो आपका मांग किया गया था वो इसी आपके अधिवेशन में ही किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। इनमें गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता को भी स्वीकार किया गया था।
था, अर्थात इसमें आपका जो गांधी इरविन समझौता था और दिल्ली का जो समझौता था वो इसी के समय अर्थात इसी अधिवेशन में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए पहला पॉइंट दिया है, साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सही है ना, तो मतलब ये आपका सही दिया गया है, पॉइंट सही दिया गया है। फिर दिया गया है कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो क्या ये बताइए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था तो उसमें क्या गांधी जी ने हिस्सा लिया था, क्या नहीं लिया था ना, मतलब जो दूसरा नंबर है आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दो आपका, ये आपका गलत है, क्योंकि यहां पर पूछा है नहीं, क्या नहीं पूछा गया है। तो आप लोग गलती मत करिए, क्योंकि हमें पता है आप लोग गलती करेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, और सही नहीं है तो कौन सा, तो सिर्फ 2 वाला आपका नहीं सही है, तो इसका ऑप्शन देना है यहां पर आपका बी देना है, केवल 2। समझ में आ गया ना, सभी लोग गलती कर रहे थे, यहां पर आंसर आपको लॉक करना है बी नंबर, क्योंकि यहां पर नहीं शब्द दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन, किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था, किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो यहां पर देखो अलीपुर षड्यंत्र केस, कौन सा, यहां पर देखिए दिया है अलीपुर षड्यंत्र केस है, इस पर मुकदमा चलाया गया था। यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1908, इस भी याद रख लीजिए कि आपके 18 मई 1908 को कलकत्ता में, ये जो आपका अलीपुर है ना, ये कलकत्ता में पड़ता है, तो अलीपुर आंदोलन में अवैध शस्त्र रखने के कारण 34 व्यक्तियों पर 34 जो व्यक्ति थे, 34 व्यक्तियों पर कह सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। इनमें से अरविंद घोष भी थे। अगर पूछ ले कितने व्यक्ति थे शामिल थे, मतलब किस पर कितने लोगों पर केस चला था, तो 34 लोगों पर केस चला था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए यहां पर आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मॉडल पेपर में हमने पढ़ाया था आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी हैं जो कि ईस्ट इंडिया से एसोसिएशन के आपके क्या थे, आपके संस्थापक थे। ठीक है, क्लियर हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, कब, 1866 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताइएगा, अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, ये जो आपके मदन मोहन मालवीय हैं, याद रखिए मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने अभ्युदय और हिंदुस्तान पत्रिकाओं का क्या किया था, संपादन किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहीं पर देख सकते हैं कि आपके जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने 1915 को, क्या 1915 में ही हिंदू सभा की स्थापना किया था, क्या हिंदू सभा की स्थापना भी इन्होंने ही किया था 1915 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाए गए। यहां पर बताना है कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, जल्दी से बताइए। कह रहा है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा, या शक हो जाएगा, पल्लव हो जाएंगे, या हिंद यूनानी बनेगा। कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए डी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंद यूनानी, क्या हो जाएगा यहाँ पर हिंद यूनानी, इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो जारी किए थे इन्होंने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी हुए थे वो कुषाण काल में जारी हुए थे। ठीक है, कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे, विम खटफिसिस शासक था कुषाण वंश का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर हो गया है। अगर ये पूछ ले सर्वाधिक सोने के सिक्के कब जारी हुए, चलिए आप लोग बताइए, सर्वाधिक सोने के जो सिक्के थे वो जो जब जारी हुए थे वो किसके समय में, तो वो गुप्त के समय। याद रखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर पूछ लेता तो आपको बताना था कि गुप्त समय में सबसे ज्यादा हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। देखिए यहाँ पर दिया त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए इसमें क्या थे, कन्नौज के लिए 3 राजवंशों, एक गुर्जर प्रतिहार था, एक पाल था और राष्ट्रकूट, अर्थात गुर्जर प्रतिहार पाल, जो गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो देखिए ऐसे बोल सकते हैं 3 भाषा में, ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अंतिम रूप से प्रतिहार जो थे वो विजयी हुए थे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए पुष्यभूति वंश जो है इसमें शामिल नहीं था। शामिल कौन थे, आपके प्रतिहार शामिल था, पाल शामिल था और राष्ट्रकूट शामिल था, लेकिन इनमें जो विजय हुई थी वो आपकी प्रतिहार की हुई थी। इनमें शामिल कौन नहीं था, तो शामिल नहीं था आपका पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है, नींद नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है,
पढ़ाई बताइए जल्दी से। कह रहा है अंतिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, जवाब देना है। जीके में पता नहीं लोगों को नींद क्यों आती है, जबकि पता है कि जब पेपर आता है तो पेपर में फिर वही होता है कि जीके नहीं धो डाला सभी को, ये होता है। देखिए वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, ये है आपके लियाकत अली। कौन है भाई, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो थे वो लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान है। ये बताइएगा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है वो किस आर्टिकल में देखने को मिलेगी, 22 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए विधि के समक्ष, विधि के समक्ष जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर आपका 14 में है जो कि विधि के समानता में है। ये किस में आता है, तो आपके मौलिक अधिकार में आता है, जो कि मौलिक अधिकार किस में आता है, तो आपके भाग 3 में आता है। किसमें, भाग 3 में आपका आता है, मौलिक अधिकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी अनुच्छेद में विधियों के समान में संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यह बताइए कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ये बताइएगा कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ऐसा संविधान संशोधन हुआ था कौन सा, ये आपका हुआ था 42 नंबर का। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि आपकी विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब समय आया आपका 44वां संविधान संशोधन, अर्थात आपका कब, तो आपके 78 में, तो इसको फिर 6 से घटाकर कितना कर दिया, तो आपका 5 फिर से कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। मतलब ये है कि ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, किसके किसके द्वारा होता है, जवाब दीजिएगा। तो देखो निर्वाचन मंडल जो कि उपराष्ट्रपति में कौन होते हैं, दोनों सदन आपके शामिल होते हैं, और सदन के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी आपके शामिल होते हैं। तो देखो यहां पर दिया निर्वाचित तो आपका हो ही नहीं सकता है, निर्वाचित आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, यहां पर देखो दिया गया है संसद के दोनों सदनों में राज्य की विधान, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। तो भाई चौथा ये ऑप्शन यहां पर बचा होगा, चौथा ऑप्शन यहां पर देखो दिया गया है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर इनका चुनाव होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहां पर डी हो जाएगा। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रखिए कंफ्यूज वाला नहीं है। याद रखिए जब बात होती है राष्ट्रपति की, जब राष्ट्रपति की होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधानसभा शामिल होते हैं। लेकिन इनमें से निर्वाचित केवल होते हैं, यहां पर सभी नहीं होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। लेकिन जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं इनमें से सभी सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, लेकिन होते कौन है, लोकसभा के और राज्यसभा के होते हैं बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें से देखा जाए सबसे पहले जो आपकी समिति आई थी वो थी आपकी अशोक मेहता समिति। कौन, अशोक मेहता समिति आपकी आई थी। अशोक मेहता समिति कब आपके, ये आपकी आई थी 1977 में। ठीक है, अगला है यहां पर देखो दिया गया है कौन सा, जीवी के राव। जीवी के राव जो आपकी समिति आई थी, देखो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, यहां पर आपका तीसरा जो आपका दिया है, ये जो आपकी आई थी आपकी 1985 में आई थी। इसके बाद जो आपकी थुंगन समिति है, थुंगन समिति ये आई थी 1988 में। कब आई थी, आपके 88 में आई थी, वो भी 1900 में ही। LA सिंघवी समिति कब आई थी, तो ये आपकी आई थी 86 में। कब आई थी, 86 में। अब आप ही लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। तो 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2 जो कि ऑप्शन यहां पर आंसर दिया गया था, 1 3 4 2 ऑप्शन आपका बी नंबर यहां पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करना है, ठीक है, तो बताइए कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए यहां पर देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर में। 26 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर कुल सदस्यों का 25%, क्या कुल सदस्यों का 25% यहां पर आपका शामिल होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और 14 दिन पहले पूर्व सूचना भी देना चाहिए, 14 दिन पहले सूचना भी देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। तो ये जो सिफारिश होती है आपकी वित्त आयोग की होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए नंबर, वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर आपके 280 में दिया गया है। वित्त आयोग जो आपका है वो 280 में आपका आता है, याद रखिए। और ये जो आपकी संस्था है कैसी, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है, अर्ध
न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है, जो आपका वित्त आयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। चलिए यहां पर देना है आपका आंसर कि गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 28 क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लागू की गई थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आपके 2006 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे एक ऐसी आई था ना, एक दवा होती थी, दवा डाइक्लोफेनेम। ठीक है, डाइक्लोफेन नाम की एक दवा आती थी, तो उसकी वजह से क्या होते थे कि जैसे कोई जानवर होता था वो खा लेता था, जानवर मर जाता था तो गिद्ध भी मर जाता था। इस कारण से संरक्षण आपकी परियोजना बनी 2006 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है तो भाई पर्यावरण आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर बताइए क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे गाय भैंस बकरी है तो आपके हैं, लेकिन जो मोर होता है क्या शाकाहारी होता है क्या भाई। मोर तो भाई आपको पता है सांप को भी खा जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जो मोर है ये द्वितीय उपभोक्ता है। कैसा है, द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, याद रखिएगा। गाय भैंस बकरी कैसे है, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा प्रथम होते हैं। प्रथम नहीं है, पृथक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। याद रखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, किसके द्वारा पृथक होते हैं, कौन से जलडमरू मध्य है जिसके द्वारा ये होते हैं। तो एक संधि आपने पढ़ा होगा, ये संधि है आपकी बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन है, बेरिंग जलडमरू मध्य। आपको पता है अमेरिका में जो अलास्का है ना, और एशिया में जो आपका रूस है, ये आपके जो अलग होते हैं वो बेरिंग जलडमरू के मध्य की वजह से ही अलग होते हैं। यहाँ पर एक सागर है, बेरिंग सागर है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में देखो पाई क्या जाती है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम होती है, यहाँ पर ब्राजील धारा होती है, कनारी धारा होती है। लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया पेरू जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की है क्या, ये बताइए आपकी अटलांटिक महासागर की है क्या। ये तो भाई अटलांटिक महासागर की आपकी नहीं है। इसका मतलब है जो ऑप्शन आपका है सी नंबर, ये इसका आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं, ये जो कह सकते हैं पश्चिमी तट में आपका बहाव होता है प्रशांत महासागर में, ये होती है प्रशांत महासागर की जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ये ठंडी धारा है। कैसी, ये ठंडी धारा है, जो कि पेरू या हम्बोल्ट धारा भी इसे कहते हैं, पेरू को ही हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है। चलिए 32 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कनाडा में जो पश्चिमी एरिया है, रॉकी पर्वत वगैरह है, वहां पर पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा, सदाबहार किस्म के जो वन होते हैं ये कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर 33 का ऑप्शन बताइए, 33 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जहां पर ज्यादा बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है, वही तो होगा ना। ये ज्यादा बारिश और हमेशा होने वाली बारिश होती है भूमध्य रेखीय से क्षेत्र में होती है, जहां पर क्या होता है दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, गैस ज्यादा होता है, तो फिर बाद में क्या होता है, संघनन क्रिया होती है, तो बारिश ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है, वहीं पर सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और सदाबहार वृक्षों में जैसे आपका रबड़ हो गया, बांस हो गया, महोगनी हो गया, बेत हो गया, ऐसे आपके क्षेत्र होते हैं, अर्थात ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है कि आबादी की वृद्धि दर क्या तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य है क्या हो जाएगा। आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य है क्या हो जाएगा, मतलब होता है वृद्धि दर। ये होता है, याद रखिए, थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन याद रखिए ऑप्शन डी पर जाइए कि जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर होता है। याद रखिए, आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य होता है, ये जन्म और मृत्यु दरों के बीच क्या होता है, अंतर होता है। जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को आबादी वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या, आबादी वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है। देखो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की जो स्थिति होती है ये जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए भाई, पढ़ा है ना। तो ये बताइए इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वो किससे मिलता है। तो वही आपको पता है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी जो कि आपको पता है तीनों श्रेणियों को काटती हुई आपके भारत में आती है, और सतलज नदी में ही ब्यास नदी आपकी मिल जाती है जो कि हरिकेज में। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सतलज और ब्यास
क्या, सतलज और ब्यास के मिलने से ही यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। इंदिरा गांधी की अगर बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, नहर है, वो भी सिंचाई की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, यह पंजाब से ब्यास तथा सल्तनत नदी के संगम पर बने हरिकेज बैराज से निकाली गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इसे लाभ लेते हैं। कौन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इसे लाभ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जादू गोंडा का जो संबंध है वो आपके किससे है। जादू गोंडा का जो संबंध है ये किससे संबंधित है, आप सभी ने पढ़ा होगा और सभी लोग प्रयास करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब किए, जवाब काफी लोगों ने देना शुरू कर दिया है बहुत जल्दी। देखो, जादू गोंडा का जो संबंध है वो यूरेनियम के खनन से संबंधित है। क्या, यूरेनियम के खनन से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। ये है कहाँ, तो याद रखिए झारखंड राज्य के सिंहभूमि और टाटा नगर के समीप जादू गोंडा स्थित है, याद रखिएगा। तो ये झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कितनी बार आपको पढ़ाया गया है, लेखपाल में ये तो बहुत बार पढ़ाया गया है कि जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपका किससे संबंधित है। चलिए लॉक करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लाइक भी कर दिया करें भाई, जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो कमेंट किया करें, और जैसे ही मौका मिलता है तो कम से कम आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए मिल आ रहा है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपके दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, आपके दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या, श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। श्वेत क्रांति का जो जनक कहते हैं किसे कहते हैं, तो भाई वर्गीज कुरियन का आपने नाम सुना होगा, वर्गीज कुरियन। तो भाई वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके कहां पर स्थित है। चलिए, केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि है कहां पर। चलिए, यह है कहां पर, यह पड़ता है मणिपुर में। आपको पता है मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील है, लोकटक झील है। और लोकटक झील में ही ये आपका कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही दिया गया है। भुगतान बैंक के संदर्भ में क्या पॉइंट सही दिया गया है। चलिए तो देखिए भाई, यहाँ पर देखते हैं भुगतान बैंक आपका है क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिया है, ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही दिया है। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं। तो देखिए तीनों पॉइंट जो आपके हैं इसके सही हैं, याद रखिए इसके तीनों ही पॉइंट आपको ऑप्शन देखो दिया गया है, डी नंबर इसका हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार और आराम से इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए जो भुगतान बैंक होते हैं या कह सकते हैं भुगतान बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं, प्रत्येक ग्राहक से मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही बैंक एटीएम डेबिट कार्ड तो जारी करता है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, 40 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर जो भारतीय जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इनमें क्या होता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का जब विद्यमान हो जाए, अर्थात यहां पर देख सकते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यमान होने ही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग का एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए 41 नंबर आपसे यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन होगा किस रुधिर वर्ग का कोई, यहां पर देखिए कोई आपका मात्रा चढ़ा लीजिएगा कि किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये कौन है। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन डी वाला है ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ए में क्या होता है, ए में तो केवल बी एंटीबॉडी होता है, ठीक है, बी एंटीबॉडी होता है। बी की अगर बात करता है तो आपको मात्र ए एंटीबॉडी होता है। क्या, ए, इसको हम लोग इस्तेमाल में करेंगे, इसको हम लोग इस्तेमाल में बोलेंगे। ए बी में क्या होता है, ए बी में कोई होता ही नहीं है, ठीक है। ओ में क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए तो किसी में भी चढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी में जब भाई ओ में क्या होता है, जब होती ही नहीं है एंटीबॉडी, इसलिए किसी में भी चढ़ाए जा सकते हैं, अर्थात दिया जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि आमाशय से कौन सा एंजाइम का स्राव होता है। आमाशय से कौन से एंजाइम का स्राव होता है आमाशय से। तो देखिए एंजाइम से आपको निकलता है रेनिन नामक आपका एंजाइम होता है, रेनिन, ये आमाशय से निकलता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप पूछे लाइपेज है ना, यहाँ पर ट्रिप्सिन और आपका इमाइलेज, ये कहां से निकलते हैं, इनका स्राव कहां से होता है, तो अग्न्याशय से होता है। कहां से, अग्न्याशय से जो आपका होता है, अग्न्याशय से जो आपका होता है वो लाइपेज, ट्रिप्सिन और आपके इमाइलेज। लेकिन रेनिन का जो होता है वो आमाशय से होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद के आभास होता है।
जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? भाई आप लोग खाते हैं कुछ भी, जैसे आप लोग रोटी खाते हैं तो रोटी क्या मीठी नहीं होती है? रोटी मीठी होती है, तो इसका जो आभास होता है वो कौन से भाग से होता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर जैसे हम आपको यहाँ पर बना देते हैं कि कोई आपकी जीभ है, ठीक है, कोई जैसे आपकी जीभ है। अब इसमें से दो तीन पॉइंट होते हैं, कैसे? एक इस प्रकार से इसमें से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वाला जो आपका भाग है, इसी वाले भाग को, है ना, मतलब क्या होता है, अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग होता है ये मीठा होता है, ठीक है, अग्रभाग ये मीठा भाग होता है, ठीक है। जो पश्च भाग होता है वो कड़वा भाग होता है, क्या होता है? कड़वा होता है। और बगल के जो भाग होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। याद रखिए जैसे आप लोग इमली खाते हैं ना, जैसे इमली खाते हैं तो ये जो आपका भाग होता है बगल वाला, है ना, तो ये खट्टा वाला होता है। जब आप लोग नीम की दतून करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो कड़ू कड़ू लग जाता है, अर्थात जिसे बोलते हैं कड़वा, वो पीछे जीभ के आप नीचे जम जाता है। लेकिन मीठा और नमकीन आप लोग करते हैं तो क्या करते हैं? जीभ के आगे वाले से थोड़ा सा चख लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो याद रखिए तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 43 में क्या हो जाएगा? अग्रभाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां और किस अंग से होता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां और आपके किस अंग से होता है? 44 को ऑप्शन देना है, 44 का ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है आपकी यकृत से। कहां से आता है? आपकी यकृत भाग से आता है। याद रखिए ये जो आपका है कह सकते हैं प्रोटीन का उत्पादन जो होता है वो यकृत से ही होता है, जो कि रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होता है। जो फाइब्रिनोजन होता है इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही आपका अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग हो जाएगा? ये हो जाता है आपका कौन सा? ये हो जाएगा अधिक, अगर श्रावण हो जाता है। किसका? अगर अधिक श्रावण हो, यहाँ पर दिया है अतिश्रावण दिया गया है, अतिश्रावण। इससे होता है बी वाला कि हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? बी नंबर है हाइपोग्लाइसीमिया। इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। इस रोग के कारण जनन क्षमता तथा दृष्टि जो ज्ञान होता है वो कम होने लगता है। इंसुलिन अगर बात करें, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जिसकी निर्माण अग्न्याशय में होता है। और डायबिटीज, डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से ही होता है। याद रखिए डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां पर देखो अतिश्रवण है, लेकिन जब कमी की बात करें तब आपको मधुमेह बताना है। याद रखिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब मधुमेह होता है। यहां पर अतिश्रवण की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है निम्नलिखित में से कौन परजीवी रोग नहीं है? कौन परजीवी रोग नहीं है? 46 नंबर में परजीवी, परजीवी आपसे डेंगू, पायरिया, कालाजार, पेचिस, कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है? डेंगू। ये परजीवी रोग आपका नहीं है। कौन सा? ऑप्शन डी वाला जो डेंगू ज्वर है, डेंगू है, डेंगू ज्वर है, ये आपका परजीवी रोग नहीं है, ठीक है। डेंगू जो होता है आपके विषाणु से होता है। किससे होता है भाई? विषाणु से फैलता है। याद रखिए डेंगू जो फैलता है वो आपके विषाणु से फैलता है। लेकिन जो आपका पायरिया है, कालाजार है, यहाँ पर पेचिस है, या ये जो होते हैं परजीवी होते हैं, अर्थात परजीवी जनित, जिन्हें बोलते हैं प्रोटोजोआ। किसे? प्रोटोजोआ जनित होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेंगू, जो कि विषाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है आपका दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 47 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो भैया आपको पता है कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पानी क्या होता है? जल्दी बॉयल हो जाता है। क्या होता है? पहाड़ों पर जैसे ऊपर जाएंगे तो जल्दी पानी बॉयल होता है। मतलब क्या होता है? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, अर्थात बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। स्थिर नहीं होगा भाई, स्थिर तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात जो परमाणु बंध आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा परमाणु बंध। ये परमाणु बंध में एक होता है क्या? वैद्युत संयोजी बंध। क्या होता है? एक होता है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध होता है। एक होता है सह संयोजी बंध होता है, सह संयोजी बंध होता है, संयोजी बंध होता है। एक होता है उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध। तो कितने हो गए आपके? 3 हो जाएंगे। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर 49 नंबर क्या हो जाएगा? चलिए 49 की अगर हम बात करते हैं, सबसे प्रबल जो आपका होता है अम्ल कौन सा होता है? ये होता है आपका कौन सा? HCl। क्या होता है? HCl जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आपका कौन सा होता है? इसके बाद आपका ये होता है, देखिए इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 3 कर देते हैं, इसको नंबर 4 कर देते हैं। अर्थात ये जो क्रम है वो आपको कह सकते हैं कैसे? सबसे ज्यादा आपका HCl। इस प्रकार से बनाइएगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं ना, इस प्रकार बना दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा आपका जो है वो आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस प्रकार से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है क्या होता है? यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सूत्र होता है क्या? किलोग्राम वर्ग मीटर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्रति आपका सेकंड, प्रति क्या होता है? सेकंड। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अगर
यस को अगर ऊपर ले जाएंगे, यस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यस इनवर्स हो जाएगा, अर्थात उसमें -1 चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग बहुत बाद में जुड़ते हैं, जब क्लास खत्म होने वाली होती है तभी आप लोग जुड़ते हैं, इसके पहले तो जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज जो किया था वो किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बोलो तो हम ऑप्शन भी दे देते हैं, पी क्यूरी, एम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, इनमें से कोई नहीं। किसने किया? आप लोग जवाब देना है। ठीक है। तो आज की क्लास ये रखते हैं भाई, शुरू से जुड़ा करें। लास्ट में आप लोग ऐसे आते हैं कि चलो भंडारा शुरू हो गया, खाना शुरू। चलिए, धन्यवाद।